आप सब, आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं एंड बहुत ही अच्छे से अपने पढ़ाई लिखाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो सीटेट की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं एंड आप सीडीपी की क्लासेस डेली बेसिस पर इस चैनल से देख रहे हो, कर रहे हो। एसएसटी की भी प्रिपरेशन हम करा रहे हैं। तो आज आपके सामने है क्लास 6 की एनसीईआरटी। यहाँ पे आप पहले देख लीजिए, यहाँ पे चैप्टर्स हैं। मैं आपको एक मैप बता रही हूँ जिसमें हम किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस कर लेते हैं। एटलीस्ट उतना कर लेने के बाद उस क्वेश्चन यानी कि उस टॉपिक में, उस चैप्टर में कुछ भी नहीं बचेगा। आप चाहे सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप जो TRE 4 आने वाला है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये एनसीईआरटी, प्रॉपर एनसीईआरटी से निकल के जितने सारे भी क्वेश्चन हो सकते हैं उस चैप्टर से, हम उसे प्रॉपर वे से कंप्लीट करेंगे। तो जैसे कि फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री पेपर, हिस्ट्री क्लास 6 की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है कहाँ, क्या, कहाँ और कैसे। इससे लगभग 40 क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं। तो आप अगर इस सीरीज को करते हो तो आपकी एनसीईआरटी डेफिनेटली स्ट्रांग हो जाएगी। जो कि आपको पता है कि अभी एग्जाम्स का ट्रेंड है, एनसीईआरटी को बाय लाइन कॉपी किया जा रहा है, लाइन बाय लाइन कॉपी किया जा रहा है। तो हमें भी एनसीईआरटी ऐसे ही पढ़नी पड़ेगी। तो आज की क्लास में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की। आपको पता है कि क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है उसमें कितने 6 चैप्टर्स हैं। पहला, दूसरा है कि भोजन एकत्र करने से भोजन उगाने तक का सफर, इसके 40 क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है शुरुआती नगर। उसके बाद तीसरा चैप्टर है, चौथा चैप्टर है क्या बताएं हमें किताबें और कब्रें। छठा लेशन अध्याय है, मतलब चैप्टर नंबर 5 कहता है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। छठा चैप्टर है हमारा क्लास 6 के एनसीईआरटी हिस्ट्री का नए प्रश्न और विचार। और छठवा आपका चैप्टर होगा, अच्छा 7 चैप्टर्स हैं, महाजनपद, अशोक, गांव शहर, व्यापारी, नए समाज, इमारतें आदि। तो इससे लगभग 80 क्वेश्चंस होंगे और हम इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास में हम चैप्टर 1 को देखते हैं। मैं आपको लगभग 300 प्लस क्वेश्चंस कराऊंगी इन प्रॉपर, यानी कि क्लास 6 की एनसीईआरटी जो हिस्ट्री की है उससे आपको 300 प्लस क्वेश्चंस कराए जाएंगे, जो आपके हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। क्योंकि सीटेट हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, उसमें एनसीईआरटी का कितना वेटेज है ये आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो। तो अभी हम 40 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्या, कहाँ, कैसे और कब। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये क्लासेस उन सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है जिनमें एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको यहाँ पे एनसीईआरटी, अगर आप सीटेट, यूपीटेट, केवीएस, JEE, SB, बीपीएससी, TRE जैसी परीक्षाओं की प्रिपरेशन करते हैं तो ये चैप्टर आपके लिए डेफिनेटली जरूरी है। आपको पढ़ना चाहिए, इन क्लासेस को देखना चाहिए। अगर आप एनसीईआरटी खुद से पढ़ रहे हैं तो इसे प्रैक्टिस करने के लिए भी देखिए, जिससे क्या होता है ना कि आपके क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। एक सेकंड, इसका आंसर तो दिख गया, हम इसका फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। क्लियर, जस्ट अ मिनट। चलिए, तो एनसीईआरटी क्लास 6 की है और चैप्टर नंबर 1 के हम क्वेश्चंस को कर रहे हैं। अगर आपने एनसीईआरटी क्लास 6 की पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है। चैप्टर नंबर 1 है, इसके क्वेश्चंस को करिए हमारे साथ। सबसे पहला प्रश्न है कि इतिहास का अध्ययन किससे संबंधित है। इतिहास का अध्ययन किससे संबंधित है, क्लास 6 की एनसीईआरटी से उठाए हुए क्वेश्चन है। एंड आप कोशिश करिए कि आप इस क्लासेस को पूरा का पूरा देखिए, ये आपको आपके एग्जाम्स के लिए एक बहुत अच्छी प्रिपरेशन होंगी। सबसे पहला क्वेश्चन है इतिहास का अध्ययन किससे संबंधित है, भविष्य से, वर्तमान से, अतीत से या फिर विज्ञान से। तो बताइए इतिहास का संबंध किससे संबंधित है, इतिहास का अध्ययन किससे संबंधित होगा यहाँ पे, तो ये अतीत से है। इतिहास और अतीत यानी कि हम हिस्ट्रीज को ही तो पढ़ रहे हैं, हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो इसका संबंध किससे है, ऑप्शन नंबर सी से, यानी कि अतीत से इसका संबंध है। क्लियर। क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर है, क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री की एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर से हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। इतिहास के जनक किसे कहे जाते हैं, हिस्ट्री के जनक कौन है। अगर आप 6 क्लास की एनसीईआरटी पढ़ते हो तो आप इस टाइप के टॉपिक्स को वहां पे देखोगे। सेकंड क्वेश्चन है इतिहास के जनक कौन है, क्या मेगास्थनीज इतिहास के जनक थे, हेरोडोटस, अशोक, क्या फाहियान। देखिए यहाँ पे मेगास्थनीज तो नहीं होंगे, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम बताइए अगर आपको याद हो तो। हेरोडोटस हो जाएंगे, अशोक नहीं, अशोक इतिहास के जनक नहीं कहे जाते हैं, ना ही ये। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ आप जाइएगा तो आपके आंसर्स बिल्कुल सही हो जाएंगे।
क्लियर। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम बताइए। ये एक यात्री थे, एक ट्रेवलर थे और ये पुस्तकें लिखते थे। ये अशोक के शासनकाल यानी कि मौर्य वंश के शासनकाल में आने वाले हैं और इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है जिसमें मौर्य साम्राज्य की विशेषताएं हैं। अब आप इतना हिंट के बाद तो कमेंट कर ही सकते हैं कि कौन सी बुक है इनकी। थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने है कि भारत में सबसे पहले मानव किस नदी के किनारे बसा था। आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है क्लास 6 की एनसीईआरटी के चैप्टर 1 से कि मानव ह्यूमन सबसे पहले किस रिवर के किनारे बसा था। गंगा नदी के किनारे, नर्मदा, यमुना या गोदावरी। आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ी है तो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। गंगा नदी हिमालयी नदी है। गंगा नदी की जो लंबाई है वो 25 है। यह 5 राज्यों से होकर गुजरने वाली नदी है और गंगा की बहुत सारी सहायक नदी है जिसमें यमुना, कोशी, बागमती, सोनी सब प्रमुख सहायक नदियां हैं। क्लियर। अब मुझे बताइए तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा जो है, नर्मदा के किनारे सबसे पहले भारत में सबसे पहले नर्मदा के किनारे ही मानव बसे थे। अब नर्मदा एक बार आप ऐसे मैप में समझ लीजिए नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है तो ये अमरकंटक के पठार से निकलने वाली नदी है, यहाँ से निकलने वाली नदी है। क्लियर। यहाँ से 2 नदियां निकलती है, नर्मदा और सोन। एक सेकेंड। नर्मदा नदी यहाँ से अरब सागर में गिर जाती है और यहाँ से सोन नदी गंगा में जाकर के मिल जाती है, गंगा की सहायक नदी बन जाती है। नर्मदा नदी एस्चुरी का निर्माण करती है यानी कि ज्वार नदमुख बनाती है, ये डेल्टा नहीं बनाती है और ये अरब सागर में गिरने वाली नदी है नर्मदा और ताप्ती। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है बी। ऐसे आप पढ़ोगे तो आप अपना एनसीईआरटी के क्लासेस को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे, अपने एक अच्छी खासी प्रिपरेशन कर लोगे एग्जाम तक। क्लियर। अगले क्वेश्चन को देखें तो इसका राइट आंसर क्या हुआ नर्मदा नदी। आप इसे याद रखिए, नर्मदा ताप्ती अमरकंटक के पठार से निकलने वाली ये नदी है। 2 नदियां निकलती है वहां से, नर्मदा और सोन चली जाती है गंगा में, गंगा से मिलकर गंगा की सहायक नदी बन जाती है और नर्मदा अरब सागर में गिर करके एस्चुरी का निर्माण करती है यानी कि ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। लगभग 250 वर्ष पहले किस नदी के किनारे नगर विकसित हुए थे। किस नदी के किनारे नगर विकसित हुए थे बताइए कि जो शहरीकरण का जो डेवलपमेंट हुआ है वो कौन से समय, किस नदी के किनारे हुआ था 2500 वर्ष पहले। क्या सिंधु है, गंगा है, ताप्ती है या महानदी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। क्लियर। गंगा नदी इसका राइट आंसर है। आप एनसीईआरटी पढ़िए क्लास 6 की तो आपको इसके सारे के सारे आंसर समझ आएंगे और आप कर पाइएगा। भारत नाम किस नदी के से जुड़ा हुआ है। जो इंडिया का नाम है भारत, कहते हैं ना हमारा आर्टिकल 1 भी कहता है, तो क्या ये किस नदी के किनारे से जोड़ा जाता है यानी कि किस नदी से जोड़ा जाता है भारत। क्या यह गंगा नदी से है, ब्रह्मपुत्रा से है, सिंधु से है या फिर गोदावरी से है। तो यहाँ पे गंगा नदी नहीं होगा, ब्रह्मपुत्रा भी नहीं होगा, यहाँ पे सिंधु नदी हो जाएगी। सिंधु और हिंदू यहाँ से जुड़ा नाम भारत का। गोदावरी भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर आप सी करिए। सी बिल्कुल अप्रोप्रिएट एंड राइट आंसर है। सी के साथ आप डेफिनेटली जा सकते हो, आपके आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है पांडुलिपियां मुख्यतः किस पर लिखी जाती है। पांडुलिपियां मुख्यतः किस पर लिखी जाती हैं एंड ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, डेफिनेटली पूछे जाते हैं, इसलिए इस क्लासेस को स्किप नहीं कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं कि इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए तो एनसीईआरटी के इन सारे के सारे क्वेश्चंस को देखिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये बारीकी मतलब उनके लाइन बाय लाइन से बने हुए हैं, जो उनके बॉक्सेस है उससे बने हुए हैं। मतलब अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाते हो तो इस क्लासेस को कर लेने से आप 110% आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। आप इसे पढ़िए, बुक्स पढ़िए, रिवीजन करिए। क्लियर। पांडुलिपियां मुख्यतः किस पर लिखी जाती हैं। कागज पर, ताड़ के पत्तों पर, कपड़ा पर या फिर प्लास्टिक पर। आप मुझे बताओ कि जो पांडुलिपियां होती हैं वो किस पर लिखी जाती हैं। क्या कागज पर लिखी जाती हैं। बिल्कुल नहीं। ताड़ के पत्तों पर हाँ हो सकता है, कपड़ों पर नहीं और प्लास्टिक पर भी बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है बी। क्लियर। राइट आंसर है बी। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। ताड़ के पत्तों पर लिखा जाता है। पांडुलिपियां मुख्य तौर पर ताड़ के पत्तों पर लिखी जाती है। ताड़ के पत्तों पर लिखी जाती है। अभिलेख किस पर लिखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है कि अभिलेख किस पर लिखे जाते हैं। अब इसका ऑप्शन बताइए। पत्थर या धातु पर, कागज पर, लकड़ी पर या कपड़ा पर।
तो किस पर लिखा जाता है? पत्थर और धातु पर। क्वेश्चन नंबर ए के साथ अगर आप जाते हो तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा एंड बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे कागज, लकड़ी और कपड़ा नहीं होगा, आप पत्थर या धातु पर जाइए। अभिलेख में अभिलेख इसी पर लिखे जाते थे जिनके साक्ष्य हमें मिले हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला कहता है कि पुरातात्विक क्या खोजते थे, यानी कि ये लोग किस चीज की खोज करते थे। तो ये किसकी खोज करेंगे? भविष्य की, प्राचीन अवशेषों की, मौसम की या फिर ग्रहों की। तो ये किसकी खोज करते थे? ये खोज करते हैं हमारे प्राचीन अवशेषों की। तो आप बी के साथ जाते हैं तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा एंड आपका आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर है। आप इसका राइट आंसर बताइए कि खेती की शुरुआत लगभग कब हुई थी। खेती की शुरुआत लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी? बताइए, 2000 वर्ष पहले, 5000 वर्ष पहले या फिर 8000 वर्ष पहले या 12000 वर्ष पहले। तो मैक्सिमम हमारी एनसीईआरटी कहती है कि क्लास 6 के एनसीईआरटी आप पढ़ते हो तो वो कहती है कि खेती की शुरुआत 8000 वर्ष पहले हुई थी। तो आप सी ऑप्शंस के साथ जाइएगा तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला कहता है क्वेश्चन नंबर 10 हमारे स्क्रीन पर है कि ऋग्वेद किस भाषा में रचा गया था। ऋग्वेद किस भाषा में रचा गया था? हिंदी, संस्कृत, पाली या फिर प्राकृतिक। आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास वेद कितने हैं? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें से जो ऋग्वेद है वो किस भाषा में लिखा गया है? क्या यह हिंदी में लिखा गया है, संस्कृत में लिखा गया है, पाली में लिखा गया है या फिर प्राकृतिक में लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है। एक सेकंड, संस्कृत में लिखा गया है तो इसका आंसर बी आप टिक करोगे तो आप राइट आंसर टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है इतिहास लिखित स्रोत कौन से हैं? इतिहास के लिखित स्रोत क्या है? क्या सिक्के हैं, पांडुलिपियां हैं, अभिलेख हैं, मूर्तियां हैं या फिर औजार हैं? तो आप राइट आंसर टिक करिए ऑप्शन नंबर बी को। जो पांडुलिपियां हैं और जो अभिलेख हैं वो इतिहास के स्रोत हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आप बी के साथ जाते हो तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाता है एंड आप अपने 1 नंबर बिल्कुल सही कर लेंगे। पांडुलिपि का अर्थ क्या है? अब यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि जो हमारे स्रोत होते हैं, जो हमारी हिस्ट्री है, उसके साक्ष्य हमें पांडुलिपियों से मिले हैं। तो ये पांडुलिपियां क्या होती हैं? छपी हुई पुस्तकें हैं या हाथों से लिखी पुस्तकें हैं या फिर चित्रों की पुस्तकें हैं या फिर ये एक मानचित्र है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हाथों से लिखी हुई पुस्तकें हैं, ये छपी हुई पुस्तकें नहीं होती हैं। उस समय पर एक विशेष तौर पर एक नियोजित लोग होते थे जो हाथों से इन पुस्तकों को लिखते थे। तो ये पांडुलिपियां क्या है? हाथों से लिखी हुई पुस्तकें हैं जो उस समय के वो किसी कार्य खंड के किसी कार्यकाल का साक्ष्य है। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एंड अगर आप बी के साथ जाते हो तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? 1 सेकेंड। जस्ट मिनट, इसके आगे क्वेश्चंस कहाँ गए? चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि इतिहास के अध्ययन से क्या पता चलता है। अच्छा, ये क्वेश्चन 2 बार हो गए, कोई नहीं। इतिहास के अध्ययन से क्या पता चलता है? केवल युद्ध के बारे में पता चलता है, केवल राजाओं के जीवन के बारे में पता चलता है, अतीत के लोगों के बारे में पता चलता है, फिर केवल धर्म के बारे में पता चलता है? मैं आपको जब सीडीपी में सीटेट के क्वेश्चंस भी कराती हूँ, सॉरी सीटेट में सीडीपी के क्वेश्चंस कराती हूँ तो भी मैं कहती हूँ कि केवल ऑप्शंस को थोड़ा देख करके टिक करा करिए। तो यहाँ पे भी वही है, सी के साथ आप जाइए, क्योंकि केवल हमें राजाओं के बारे में थोड़ी हिस्ट्री बताती है, केवल हमें वॉर्स के बारे में थोड़ी बताती है, हमें अतीत के लोगों का जीवन बताती है। वहां पे वो कैसे वॉरियर्स थे, वो जीते कैसे थे, खाते कैसे थे, उनकी डेली एक्टिविटीज क्या होती थी, उनका एजुकेशन कैसा था, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर्स कैसे थे, वहां पे पॉलिसीज कैसी थी, रूलर मेकिंग स्किल्स कैसी थी। तो हमें ओवरऑल वहां की चीजें पता चलती है ना। तो हम यहाँ पे केवल पर्टिकुलर किसी एक चीज को पॉइंट आउट नहीं कर सकते हैं कि हमें डेफिनेटली यही चीजें वहां से सीखने को मिलती है। दैट्स व्हाई आंसर नंबर सी के साथ जाते हो तो बिल्कुल सही हो जाएगा। एंड ये चलिए अगला देखा जाए। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि प्राचीन काल में व्यापारी किसके माध्यम से यात्रा करते थे। आप बताइए कि जो हमारे यात्री हैं, जिसमें मेगास्थनीज भी एक यात्री ही थे, इब्न बतूता एक यात्री ही थे, तो ये कैसे आते थे? क्योंकि ये हमारे देश के तो थे नहीं, ये यूरोप से, उसके बाद पुर्तगाल से, ये लोग कैसे आते थे? व्यापारी कैसे यात्राएं करके आते थे?
कारवा या फिर जहाज से आते थे पहले, या फिर हवाई जहाज से आते थे, रेलगाड़ी से आते थे, या फिर बसेस से आते थे? आप यहाँ पे समझिए, क्या वहां पे बसें चलती थी? नहीं, ये पानी की जहाजें हुआ करती थी जिस समय ये लोग निकलते थे अलग अलग चीजों की खोज करने के लिए, इन्वेंट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइए। ये जो कारवा और जहाज है ये एनसीईआरटी में मेंशन है, इसलिए मैंने डिट्टो वहां से उसे कॉपी पेस्ट कराया, ताकि आप एनसीईआरटी के थ्रू ही पढ़ें, आपके जो आंसर्स हो, क्वेश्चंस हो, वो एनसीईआरटी बेस्ड ही हो, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी हो, क्योंकि हम एनसीईआरटी को ही कवर कर रहे हैं एमसीक्यू के फॉर्मूलाज के साथ। ठीक है, ईरानी और यूनानी भारत में किस दिशा से आए थे? ईरानी और यूनानी किस दिशा से आने वाले हैं? दक्षिण पूरब, उत्तर पश्चिम या उत्तर पूरब? तो ईरानी और यूनानी किस दिशा से आएंगे, आप मुझे बताइए। ये आते हैं उत्तर पश्चिम से। यूनान और ईरान हमारे इंडिया के मैप में अगर आप देखोगे तो ये किस डायरेक्शन में पड़ते हैं? उत्तर पश्चिम में। क्लियर? तो अगर आप ऑप्शन नंबर सी के साथ जाते हो तो आप अपना आंसर डेफिनेटली सही करके आओगे। अगला क्वेश्चन है, इतिहास के भौतिक स्रोतों का अध्ययन कौन करता है? इतिहास के भौतिक स्रोतों का अध्ययन कौन करेगा? यहाँ पे उसके फिजिकल स्रोतों की बातें हो रही हैं, रिसोर्सेज की बातें हो रही हैं, तो ये कौन करता है? हिस्ट्री में इतिहासकार करते हैं, पुरातात्विद करते हैं, वैज्ञानिक करते हैं, या फिर कवि करते हैं? अगर आपने एलिमिनेशन मेथड्स को सीखा है तो आप इन दो ऑप्शन को तो टिक कर सकते थे। क्लियर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। एंड ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो आप डेफिनेटली इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स राइट कर लो, सही कर ले जाओगे। और अगर आपने नहीं पढ़ी है तो एनसीईआरटी को पढ़िए, और नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इन क्वेश्चंस को करिए। आप एनसीईआरटी पढ़ के भी इसे सॉल्व करिए, क्योंकि आपको एमसीक्यू के फॉर्म में ही आंसर करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि उस चैप्टर से क्वेश्चंस कैसे बनाए जा सकते हैं। क्लियर? निम्न में से कौन इतिहास का स्रोत है? इसमें से कौन सा इतिहास का स्रोत है? अभिलेख है, पांडुलिपियां हैं, पुरातत्व विशेष अवशेष हैं, या फिर उपयुक्त सभी है? अब यहाँ पे तो सारे हैं, डी ऑप्शन हमें मिल गया। तो यहाँ पे ये क्या कहता है कि हमें पता है कि ये सारे के सारे जो ऑप्शंस है वो सही है। इतिहास के जो स्रोत है, हमें अपनी हिस्ट्री के बारे में कैसे पता चलता है? हमें अपने महापुरुषों के बारे में कैसे पता चलता है? हमें कहीं हमने देखा कि वो कोई भी हो, सिंधु घाटी सभ्यताएं हो, या फिर कोई सिविलाइजेशन हो, या फिर कोई डेंसिटी, कोई भी कुछ भी चीजें हो, या फिर कोई रूलिंग सिस्टम हो, कोई राजा महाराजा हो, उनके बारे में हमें कैसे पता चल रहा है? कोई भी चीजें हैं, कुछ राजाओं के बारे में, पुरातत्वों के बारे में, पांडुलिपियों के माध्यम से ही तो हमें पता चलती है इन सारी चीजें। आपको पता होता है कि यहाँ पे जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में खुदाई हुई तो हमें पता चला कि अच्छा एक सिविलाइजेशन था वहां पे। तो ये चीजें क्या हो जाएंगी? डी के साथ अगर आप जाते हो तो आपका आंसर डेफिनेटली सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभिक लोग भोजन कैसे प्राप्त करते थे? अब प्रारंभिक लोग जो है वो भोजन कैसे प्राप्त करते थे? जो स्टार्टिंग में लोग थे उनके पास खेती करने के साधन थे? एक सेकंड, क्या उनके पास खेती करने के साधन थे? खेती करके करते थे, शिकार और संग्रह करके करते थे, व्यापार करके करते थे, या फिर उद्योग से करते थे? आप यहाँ पे बताइए कि क्या आपने पहले सुना होगा कि खानाबदोश जब थे, या फिर हम जब मानो ईयरली एज में था, ईयरली ग्रोथिंग में था, तो उस समय क्या वो खेती करते थे? नहीं, ये शिकार और संग्रह करके जीते थे। यानी कि अगर आप बी के साथ जाओगे तो आप अपना आंसर बिल्कुल टिक कर ले जाओगे। तो बी के साथ बिल्कुल जाइए, बी आंसर आपका ही सही होगा। ये शिकार और संग्रह करके जीने वाली एज थी। हमारे पास व्यापार करने के साधन थोड़ी थे, हम इतने थोड़ी मॉडर्न हो गए थे कि हम उद्योग कर लेंगे। क्लियर? धीरे धीरे जैसे जैसे मानव विकास करते गया वैसे वैसे तो वो इंडस्ट्रीज की तरफ बढ़ते गया, खेती की तरफ बढ़ते गया। तो यहाँ पे राइट आंसर वही है। इतिहास को जानने का मुख्य उद्देश्य क्या है? हिस्ट्री को जानने का मुख्य उद्देश्य क्या है? हम क्यों पढ़ते हैं हिस्ट्री को? क्यों पढ़ते हैं हम इतिहास को? क्या उसे दोहराने के लिए पढ़ा जाता है? आपके सिलेबस में क्यों है? आपके बुक्स में क्यों है? अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ते हो ना तो आपको डेफिनेटली ये चीजें पता चलती हैं कि हमें हमारे सिलेबस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो क्यों रखा गया है, हमें क्यों पढ़ना है, तो क्यों आपको पढ़ाई जा रही है। वो चीजें जो बीत गई हैं, जो पास्ट है, जो अतीत है, केवल तिथियां याद करने के लिए बिल्कुल भी नहीं। अतीत को समझने के लिए हाँ हो सकता है, केवल युद्ध पढ़ने के लिए। क्यों हमें युद्ध पढ़ने के लिए हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत है? केवल राजा रानी पढ़ने के लिए? क्या आप सिर्फ राजा और रानी को पढ़ने के लिए हिस्ट्री पढ़ते हो? बिल्कुल भी नहीं। हम अपने अतीत को जानने के लिए पढ़ते हैं। हम इसलिए हिस्ट्री पढ़ते हैं कि हमारे अतीत में, हमारे जो पास्ट है उसमें क्या गलतियां हुई हैं जिस वजह से ये चीजें हैं। उस समय वो लोग कैसे रहते थे, उनकी जो पॉलिसीज मेकिंग थी वो कैसी थी, उस समय सोसाइटी कैसी थी, लोग कैसे रहते थे, उनका एजुकेशन कैसा था, हम इसलिए तो पढ़ते हैं। क्लियर? इतिहास शब्द का संबंध किससे है? इतिहास शब्द का संबंध किससे होगा?
क्या इतिहास शब्द का जो संबंध है, यानी कि जो हिस्ट्री वर्ड है, एक सेकंड, जो हिस्ट्री वर्ड है, जो हिस्ट्री शब्द है, क्या इसका संबंध हमारे भविष्य से है? नहीं। अतीत की घटनाओं से है? डेफिनेटली। विज्ञान से और गणित से तो नहीं होगा, तो इसके साथ आप जाइए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बी बिल्कुल सही हो जाएगा, तो बी के साथ आप जा सकते हो एंड बी ही राइट है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पर है कि इतिहास का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? इतिहास का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या हम भूगोलविद्ता कहेंगे, इतिहासकार कहेंगे, वैज्ञानिक कहेंगे या फिर अर्थशास्त्री कहेंगे? भूगोलविद्ता वो है जो भूगोल का अध्ययन करता है, वैज्ञानिक नहीं, और यहाँ पे अर्थशास्त्री भी नहीं होंगे। आप इसमें राइट आंसर कर सकते हो ऑप्शन नंबर बी। बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि जो हिस्ट्री का अध्ययन करता है उसे हम इतिहासकार कहते हैं। तो बी के साथ अगर आप जाते हो तो आप अपना आंसर बिल्कुल सही कर ले जाते हो। क्लियर? पुरातत्वविदों ने को सबसे पहले अधिक जानकारी किससे मिलती है? यानी कि जो ये पुरातत्वविद होते हैं, जो ढूंढते हैं, जो खोज करते हैं, इनको अधिक जानकारी किससे मिलती है? पुरातत्व अवशेषों से, समाचार पत्रों से, इंटरनेट से या फिर पत्रिकाओं से? तो यहाँ पे तो राइट आंसर ऑप्शन ए ही दिख रहा है ना, क्योंकि समाचार पत्रों से हमें हिस्ट्री के बारे में वही चीजें मिलती हैं जिनके बारे में इन्वेंट हुआ है, जिनके बारे में हम जानते हैं। पर जो चीजें हम जानते ही नहीं है उसके बारे में तो हमें पुरातत्वों से ही पता चलेगी। तो इसलिए राइट आंसर हमारा हो गया। क्लियर? अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा इतिहास का भौतिक स्रोत है? इतिहास का भौतिक स्रोत क्या हो जाएगा? अभिलेख, पांडुलिपियां, मिट्टी के बर्तन या फिर वेद? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा इतिहास का भौतिक स्रोत हो जाएगा? अब एक सेकंड, इसका राइट आंसर आप कर लो ऑप्शन नंबर सी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 है कि ऋग्वेद की रचना लगभग कितने वर्षों ऋग्वेद की रचना लगभग कितने वर्ष पहले की गई थी? तो ये 35 वर्ष पहले की गई थी एंड ये चीजें आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। अगला देखिए, अगला कहता है कि ताड़ के पत्तों को और भोजपत्र पर लिखी पुस्तकों को क्या कहते थे? तो इसे हम पांडुलिपियां कहते हैं। ये याद रखिए, ये सीटेट में बहुत बार पूछा गया है। मैं आपको जब पीवाईक्यू कराऊंगी इसके भी, एसएसटी के भी, तो आपको दिखाऊंगी कि कितने बार रिपीट होने वाले चैप्टर्स हैं। इतिहास की जानकारी प्राप्त करने का सबसे विश्वसनीय माध्यम कौन सा होता है? तो हमारे पुरातात्विक जो स्रोत है ना, साक्ष्य है, इतिहास के बारे में सबसे अधिक जानकारियां वहीं से हमें मिलती है। तो ऑप्शन बी के साथ जाइएगा तो आपका आंसर डेफिनेटली सही होगा। प्रारंभिक मानव मुख्य रूप से किस पर निर्भर था? प्रारंभिक मानव मुख्य रूप से किस पर निर्भर होगा? तो उद्योग तो थे नहीं, व्यापार नहीं था, खेती के बारे में उतनी जानकारियां नहीं थी, तो ये शिकार करते थे। क्लियर? शिकार करते तभी तो स्टोन एज आया। उसके बाद अगर आप देखोगे तो फिर ये सारी की सारी चीजें डे बाय डे ग्रोथ हुई। तो यहाँ पे बी के साथ जाइए। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते हैं? भोजन की खोज में, व्यापार के लिए, नए स्थानों की खोज के लिए या फिर उपयुक्त सभी? तो यहाँ पे आप देख लो कि अगर हम बदलते हैं एक जगह से दूसरी जगह स्थान, तो इसके बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। यानी कि भोजन के लिए भी लोग जाते थे। जो अगर आप देखोगे, अगर आप झूम कृषि को देखोगे तो वहाँ पे क्या होता था कि एक जगह खेती की जाती थी साफ करके जंगल को, और जब वहां से रिसोर्सेज खत्म हो जाते थे तो वो शिफ्ट हो जाते थे किसी दूसरी जगह पे। तो ये क्या है? ये भोजन के लिए गए, व्यापार के लिए जाते थे, नए स्थानों की खोज के लिए जाते थे। तो आप इसमें ऑप्शन नंबर डी के साथ जाते हो तो डेफिनेटली आपका आंसर सही हो जाएगा। तो डी के साथ जाइए एंड इसका आंसर सही कर लीजिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड एंड फोर्थ नंबर 29 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि इतिहास के माध्यम से हमें क्या सीखने को मिलता है? यानी कि जो हमारी हिस्ट्री है वो हमें क्या सिखा रही है? केवल तिथियां सिखा रही हैं, केवल युद्ध सिखा रहे हैं, समाज और संस्कृति का विकास सिखा रहे हैं? बिल्कुल। हम राजाओं का जीवन देख रहे हैं, बट केवल राजाओं का जीवन देखने के लिए आप हिस्ट्री पढ़ते हो? आप मुझे खुद कमेंट करके बताओ कि आप हिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं, आप इतिहास क्यों पढ़ रहे हैं, एंड एज अ टीचर आप हिस्ट्री क्यों पढ़ाओगे? क्यों? किसी चीज को याद कराने के लिए, रटाने के लिए नहीं। हिस्ट्री हम पढ़ते हैं कि हमारे वर्तमान में क्या चीजें थी, क्या पॉलिसीज थी, लोग कैसे रहते थे, उनका जीवन कैसा था, उनकी समस्याएं क्या थी, उसका सॉल्यूशन क्या था, कैसे कैसे हम यहाँ तक पहुंच गए हैं। आज हमारे पास एआई है, टेक्नोलॉजी है, उद्योग धंधे हैं। तो ये सब चीजें क्या है? क्या स्टार्टिंग से ही था?
या फिर इंसान धीरे धीरे ग्रोथ करते गया, समझते गया, टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करते गया और खुद को विकसित करते गया। क्लियर? पुरातात्विक जो पुरातात्विद थे इसके का अध्ययन, अच्छा ये क्वेश्चन इसलिए आ रहा है क्योंकि ये इस चैप्टर में बहुत बारीकी से समझाया गया है। तो ऑप्शन ए के साथ आप जा सकते हो। ए के साथ अगर आप जाते हैं तो डेफिनेटली आप अपने आंसर्स को टिक करिए एंड सही करके आइएगा। इतिहास के अध्ययन में सिक्के किस प्रकार के स्रोत हैं? आप इतिहास के अध्ययन में जो कॉइन्स हैं वो कैसे स्रोत हैं? क्या वह साहित्यिक स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत हैं, मौखिक स्रोत हैं या फिर धार्मिक स्रोत हैं? तो अगर आप आंसर करते हो ऑप्शन नंबर बी को तो आपका आंसर डेफिनेटली सही होगा और आप इसके साथ जाइएगा तो बिल्कुल राइट आपका आंसर हो जाएगा। अभिलेखों को पढ़ने वाला विशेषज्ञ क्या कहलाता है? जो अभिलेखों को पढ़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? भूगोलवेत्ता, पुरातात्विद या फिर अभिलेखविद या फिर यहाँ पे लेखक है। यहाँ पे जब ये कह ही रहा है कि अभिलेखों को पढ़ना है तो आप ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइए। क्लियर? बी के साथ जाइएगा तो डेफिनेटली आप अपने आंसर्स को टिक करिए और सही करके आइएगा। क्लियर? अगला है क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन पर है और ये है आरंभिक मुख्य नगरों के बारे में, यानी कि भारत में आरंभिक नगर मुख्यतः किस कारण से विकसित हुए थे? उद्योग, कृषि और व्यापार, पर्यटन और शिक्षा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल, पहले हम उद्योग थोड़ी करने लगेंगे। जब स्टार्टिंग में इंसान जीवन शुरू हुआ था तो आप उद्योग और व्यापार के बारे में तो जानते ही नहीं थे, पर्यटन और शिक्षा के बारे में तो आपको पता ही नहीं था। तो आप कृषि और व्यापार करते थे ना। पहले आप खाओगे, पहले आप अपना पेट भरोगे, तब तो आगे के बारे में सोचोगे। भोजपत्र किस वृक्ष के से प्राप्त होता है? अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे टिक करिए। एंड आप भोजपत्र से सीटेट में भी बहुत बार पूछे गए हैं क्वेश्चंस, यूपीटेट हो, DSSS हो, KVS हो या फिर TRE हो, इससे क्वेश्चंस आने ही आने होते हैं। तो भोजपत्र को इग्नोर किया तो फिर आप समझिए कि आपका क्या होगा। नीम, इसके बाद या फिर भोज यानी कि बर्च के पत्ते होते हैं या फिर उनके चमड़े होते हैं, स्किन होती है, पेड़ों से जो छल्ले निकलते हैं वो। यहाँ पे बी ऑप्शन के साथ जाइए, पीपल और बरगद के साथ मत जाइए, गलत हो जाएगा आंसर। फिर आप फर्स्ट जाइएगा तो बी के साथ जाने पे डेफिनेटली आपका आंसर सही हो जाएगा। प्राचीन काल में संदेशों और विचारों को सुरक्षित रखने का मुख्य माध्यम क्या हुआ करता था? मोबाइल था प्राचीन काल में, पांडुलिपियां थी, रेडियो था या टेक्नोलॉजी थी? अब आप बताइए कि आपके पास क्या था पहले। आप तो होंगे ही, तो फिर क्या था? ये पांडुलिपियां थी। हमारे पास फोन, रेडियो, टेक्नोलॉजी कहाँ थी उस समय पर? निम्नलिखित में से कौन सा लिखित स्रोत नहीं है? इसमें से कौन सा ऐसा है जो लिखित स्रोत नहीं है? अभिलेख, पांडुलिपि, मिट्टी का बर्तन या फिर ताम्रपत्र? अब क्या मिट्टी का जो बर्तन है वो लिखित स्रोत है? जी नहीं, ये साक्ष्य नहीं है ना, इस पे कुछ लिखा नहीं जा सकता ना। हमें ये खुदाई के दौरान मिल जाता है तो हम उसको समझते हैं कि अच्छा उस समय इस टाइप के बर्तन का यूज होता होगा, उस पर कुछ साक्ष्य थोड़ी मिलता है हमें या फिर कुछ लिखा थोड़ी रहता है। तो ये मिट्टी के बर्तन नहीं होंगे। पुरातत्व का संबंध किससे है? भविष्य के अध्ययन से, प्राचीन वस्तुओं के अध्ययन से, मौसम विज्ञान से या फिर अर्थशास्त्र से? नहीं भाई, बी के साथ जाएंगे और हम अपना आंसर टिक करके आएंगे। क्लियर? अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 38 आपके स्क्रीन पर आने वाला है। आई होप आपको ये क्लासेस बहुत पसंद आ रही होंगी और ये क्लासेस एनसीईआरटी की फिल्टर ही है। आप इसे पढ़ लीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, आप डेफिनेटली एनसीईआरटी को रॉकेट बना करके आ जाओगे एग्जाम में। क्लियर? इतिहास हमें क्या समझने में सहायता करता है? अतीत, वर्तमान नहीं, इतिहास हमें अतीत, वर्तमान और भविष्य के संबंधों को समझने में मदद करता है। आप सी के साथ जाइए और अपना आंसर बिल्कुल सही करके आइए। क्लियर? अगला है 39 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आप बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं, मैं ऐसी आशा करती हूँ। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? यजुर, साम, अथर्ववेद या फिर ऋग्वेद? यहाँ पे ऋग्वेद के साथ जाइए। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, वेदों में सबसे प्राचीन है हमारा ऋग्वेद। हमारे पास 4 वेद हैं। क्लियर? आप बताइए कि आपके हमारे पास कितने उपनिषद हैं? इतिहास के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? हिस्ट्री पढ़ते हैं हम क्यों हैं? केवल परीक्षा पास करने के लिए? हाँ भाई, हम तो परीक्षा पास करने के लिए पढ़ रहे हैं। मजाक कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे ये आप आंसर टिक करके मत आ जाइएगा। अतीत से सीख लेकर वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। केवल तिथि याद करने के लिए या फिर केवल राजाओं के लिए? अब आप मुझे बताइए कि आप क्यों पढ़ते हैं। खैर, मैं तो आपको पढ़ा रही हूँ अतीत से सीख लेकर वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाने के लिए, एंड डेफिनेटली स्कूल्स में भी मैं इसलिए पढ़ाती हूँ। तो आप मुझे बताइए कि आप क्यों पढ़ रहे हैं? क्या केवल परीक्षा पास करने के लिए पढ़ा जा रहा है? इसी के साथ आज के हमारे चैप्टर 1 के 40 क्वेश्चंस जो थे वो कंप्लीट होते हैं।
अब आप मुझे बताओगे ऐसे लिख करके ही, चैप्टर 1 में जो मैम आपने 40 क्वेश्चन कराए हैं उसमें से मेरे इतने नंबर सही हो रहे हैं, ठीक है। अब चलिए चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चंस को देखिए। चैप्टर नंबर 2, इसलिए मैंने कहा था कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आपको इतनी अच्छी प्रिपरेशन कराऊंगी कि आप एग्जाम के टाइम तक इतने अच्छे से प्रिपरेशन कर लोगे कि इस बार आपका सिलेक्शन 100% तय है। बस मैं जैसा कह रही हूँ आपको वैसे बस फॉलो करना है उस चीज को। क्लियर? तो एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 2, ये चैप्टर का क्या नाम है? भोजन एकत्र करने से भोजन उगाने तक का सफर। चलिए भाई इस चैप्टर को भी करते हैं एंड इसमें देखते हैं कि आपके कितने सही होते हैं क्वेश्चंस। ये क्लास थोड़ी बड़ी हो रही है इसलिए मैंने एक दिन यानी कि एक क्लासेस में आज मैं एक साथ आपको 2 चैप्टर्स कंप्लीट करा रही हूँ। कल 2 चैप्टर्स कराऊंगी और उसके बाद 2 चैप्टर्स कराऊंगी। तो आपको क्लास 6 एनसीईआरटी के 3 क्लासेस मिलेंगी, आपको उसे देखना होगा अगर आप अपनी अच्छी प्रिपरेशन चाहते हो तो, ठीक है। उसके बाद तो चल चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है एंड इस तरह से ही क्लासेस आपको करनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो तो इस तरह से ही क्लासेस पढ़िए, ठीक है। एक बार समझने की कोशिश करिए, आप स्किप करके इधर उधर करके कुछ नहीं मिलता है, फिर एनसीईआरटी लास्ट में बच जाती है और फिर हम, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो एनसीईआरटी पढ़ना कितना जरूरी है, आप जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हो तो आपको पता चलता है। तो फिर सबसे पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और चैप्टर नंबर 2 है भोजन एकत्र करने से भोजन उगाने तक का सफर है। यहाँ पे प्रारंभिक मानव अपना भोजन कैसे प्राप्त करता था। क्वेश्चन नंबर 1 है चैप्टर नंबर 2 का। कैसे खेती करके, शिकार और भोजन संग्रह करके, व्यापार करके और उद्योग करके। यहाँ पे जब प्रारंभिक मानव की बात हो रही है तो प्रारंभिक मानव शिकार और भोजन संग्रह करेगा ना, उसके पास उद्योग कहाँ से आया, खेती कैसे करेगा, वो व्यापार करने के लिए तो उसके पास अभी रिसोर्सेज ही नहीं है। तो बी के साथ जाइए एंड डेफिनेटली अपना आंसर सही करके आइए। भोजन संग्रह करने वाले लोग मुख्यतः क्या इकट्ठा करते हैं। जो भोजन संग्रह करते थे वो क्या इकट्ठा करके लाते थे? गेहूं, चावल, दूध? नहीं भाई, अब वहां पे गेहूं, चावल, दूध उन्हें मिलेगा तब तो इकट्ठा करेंगे, वो कंदमूल, फल और बीज इकट्ठा करके लाते थे। तो ए के साथ जाइएगा एंड ए के साथ अगर आप जाइएगा तो आप अपना आंसर डेफिनेटली सही करके आइएगा। क्लियर? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बिल्कुल, प्रारंभिक मानव किसका शिकार करता था? प्रारंभिक जो मानव है वो किसका शिकार करेगा? जंगली जानवरों का। बिल्कुल, पालतू पशुओं का, केवल मछलियों का या फिर केवल पक्षियों का? अब यहाँ पे जंगल में अगर प्रारंभिक मानव रहेंगे तो वो पालतू पशुओं को रखेंगे तब तो उनका शिकार करेंगे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन के साथ जाइए, ए के साथ जाइए, जंगली जानवरों का। वो जंगल में रहते थे तो जंगल में जो जानवर मिलेंगे वो उनका शिकार करेंगे। आग की खोज, सबसे बड़ा लाभ क्या था? जो आग की खोज हुई उससे सबसे बड़ा इन्वेंट क्या हुआ? उनको सबसे ज्यादा क्या लाभ हुआ? खेती शुरू हो गई। अब आग से खेती का क्या संबंध है? भोजन पकाना और सुरक्षा मिल गई। क्या हुआ कि जब आप देखो कि उससे पहले वो शिकार करके खाते थे, अंधेरे में रहते थे, तो भोजन, उसके बाद वो कच्चा मांस खाते थे। जब आग का इन्वेंट हो गया, जब आग आ गई यानी कि आग की खोज हो चुकी, तो वहां पे वो चीजों को पकाना शुरू कर दिए और अपनी सुरक्षा के लिए आग जलाने लग गए। इससे क्या होता था कि जो जंगली हिंसक जानवर थे वो आग से दूर भागते थे। तो ये सेफ्टी पर्पज से भी अच्छा हो गया। तो बी के साथ तो आप जा सकते हो एंड बी के साथ अगर आप जाते हो तो आपका आंसर सही हो जाएगा और आप अपने एक और नंबर सही कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रारंभिक मानव के औजार मुख्यतः किससे बने होते थे? जो अर्ली ह्यूमन थे वो अपने जो वेपन्स थे वो किससे बनाते थे? लोहा से, तांबा से, पत्थर से, प्लास्टिक से? अब प्लास्टिक का क्या सेंस है? प्लास्टिक को तो ऐसे ही हटाइए। लोहा कैसे? उन्हें लोहा और तांबा के बारे में तो पता नहीं है ना अभी। यहाँ पे हम ईयरली स्टेजेस की बातें कर रहे हैं, तो ईयरली स्टेज में तो उसे पता ही नहीं है। तो हम जाएंगे यहाँ पे स्टोन्स के साथ, इसलिए हम सबसे पहले स्टोन एज पढ़ते थे। तो स्टोन्स के साथ जाएंगे ना हम, वो बड़े बड़े पत्थरों को घिस करके उसे नुकीला बनाते थे। तो आप ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइए एंड अपने आंसर्स को सही करके आइए। क्लियर? अगले क्वेश्चन देखिए कि कृषि की शुरुआत लगभग कब हुई थी। अब ये क्वेश्चंस मैंने ऊपर भी कराए हैं तो मैं बस इसको टिक करूंगी, आप इसका आंसर सही करिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइए, आप सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा कहता है कि सबसे पहले पालतू बनाया गया पशु कौन सा था? सबसे पहले पालतू बनाया गया पशु कुत्ता, गाय, घोड़ा और हाथी। देखिए सबसे पहले पालतू जो बना था वो था हमारा कुत्ता यानी कि डॉग को। सबसे पहले हमने डॉग को पालतू बनाया था। तो आप बी के साथ जाकर के अपने आंसर्स को बिल्कुल सही करके आइए। क्लियर? बी के साथ हो जाएगा। गाय नहीं ना, गाय, घोड़ा, हाथी नहीं उस समय। और हाथी कैसे हो सकता है? हाथी तो बहुत बड़ा जानवर हुआ करता था। सबसे पहले मानव का सबसे पहले पालतू जानवर बनने वाला जो है वो है हमारा कुत्ता। अगला है खेती शुरू होने के बाद
लोग क्या करने लगे, जब खेती की प्रक्रियाएं शुरू हो गई तो लोग क्या करते थे, एक स्थान पर स्थायी रूप से बसने लगे, हमेशा घूमते रहे, केवल शिकार करने लगे या केवल व्यापार करने के लिए नहीं। देखिए जब वहां पे खेती शुरू हो गई ना, खेती की प्रक्रियाएं शुरू हो गई, वो खेती करने लगे, उन्हें पता चल गया कि हम अनाज को उगा सकते हैं, उपजा सकते हैं, अगर हम बीज डालते हैं तो हम इससे और भी ज्यादा अनाज ग्रो अप कर सकते हैं, उगा सकते हैं, खेती कर सकते हैं। तो वो एक जगह पर स्थायी बसने लगे और मैक्सिमम तौर पे वो गांवों के किनारे, जो नदियां होती थी ना, नदियों के किनारे बसने लगे और धीरे धीरे वो बस्ती में कन्वर्ट हो गई, गांव में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। नवपाषाण काल की मुख्य विशेषता क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करिए। नवपाषाण काल की मुख्य विशेषता क्या है? और अगर आपने अभी यूपी टेट का एग्जाम दिया है तो आपने देखा होगा कि एसएसटी के शिफ्ट 1 में मे बी 3 को या फिर 2 को ये क्वेश्चन पूछा गया था। डेफिनेटली ये लाइन उठाकर पूछी गई है। तो बताइए कि नवपाषाण काल की मुख्य विशेषता क्या है? केवल शिकार, कृषि और पशुपालन, केवल व्यापार या फिर केवल युद्ध? राइट आंसर टिक करिए। क्या है इसकी मुख्य विशेषता? केवल कृषि और पशुपालन। नवपाषाण काल में कृषि और पशुपालन पर मुख्य रूप से जोर दिया जाने लगा। क्लियर? प्रारंभिक किसान कौन सी फसलें उगाते थे? प्रारंभिक अर्ली स्टेज में मानव जो है वो सबसे पहले क्या उगाएगा? यहाँ पे रबड़, गन्ना, चाय, गेहूं, जौ, यहाँ पे ए के साथ जाइए। चाय और कॉफी अर्ली स्टेज में नहीं उगाते थे हम। ए के साथ जाने पर आप अपने आंसर्स को बिल्कुल टिक कर लोगे। प्रारंभिक मानव गुफाओं में क्यों रहता था? जो अर्ली ह्यूमन है वो गुफाओं में क्यों रहता था? मनोरंजन के लिए? मनोरंजन के लिए तो नहीं। सुरक्षा और मौसम से बचने के लिए? बिल्कुल, सुरक्षा और मौसम से बचने के लिए रहेंगे ना। मनोरंजन के लिए गुफाओं में कैसे रहेंगे? मनोरंजन के लिए तो अभी आप गुफाओं को देखने जाते हो, गुफाओं में घूमने जाते हैं। तो आप बी के साथ जाने पर आप अपना आंसर बिल्कुल टिक सही कर लोगे। भोजन उगाने वाले लोगों का मुख्य व्यापार क्या था? भोजन उगाने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय है कृषि। अब ये तो किसी का गलत नहीं हो सकता है और इसको गलत करना भी नहीं है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। क्लास 6 के एनसीईआरटी का चैप्टर 2 कर रहे हैं हम। अब आप अपना स्टैंडर्ड देख लीजिए। अगर आप ये गलत कर रहे हैं तो आपकी एनसीईआरटी कितनी वीक है और आपको कितना पढ़ने की जरूरत है। और फिर भी आप क्लास को अगर स्किप करके चले जाते हो तो फिर पछताना आप ही को पड़ेगा, मेरा क्या। जोक्स अपार्ट, अगला क्वेश्चन देखिए। पत्थर के औजारों का उपयोग किस कार्य में होता है? जो पत्थर के औजारों का उपयोग होता है वो किस कार्य में होगा? शिकार और लकड़ी काटने में, केवल लिखने में, केवल सजावट में, केवल व्यापार में? नहीं भाई, ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे और अपने आंसर्स को सही करके आएंगे। तो ए के साथ बिल्कुल जाइए और बिल्कुल सही करिए। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला हमारा क्या कहता है कि खेती के विकास से क्या हुआ है? खेती के विकास से स्थायी बस्तियां बनी है। बिल्कुल। लोग अधिक घूमने लगे हैं। नहीं, जंगल घट गए हैं। यहाँ पे ए तो मेरे को सही लग रहा है। अब क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी भी पढ़ लिया जाए। कोई परिवर्तन नहीं। ए के साथ जाइए एंड ए बिल्कुल सही है कि खेती के कारण लोगों में स्थायित्व की भावना बनी है। यानी कि लोग स्थायी रहना शुरू कर दिए। अगर खेती नहीं इन्वेंट हुई रहती, लोग अगर एक जगह पे रह कर खेती नहीं करते, अनाज नहीं उगाते, तो वो क्या होता? एक जगह से रिसोर्सेज खत्म हो जाते तो वो दूसरी जगह पलायन कर जाते। तो घूमने की स्थिति कम थोड़ी होती, वो और अधिक बढ़ जाती अगर खेती नहीं इन्वेंट हुई रहती तो। क्लियर? प्रारंभिक किसान अनाज कहाँ रखते थे? तो ये गड्ढों और मिट्टी के बर्तनों में रखते थे। नदियों में अनाज कैसे रखेंगे? पेड़ों पर कैसे रखेंगे? और गुफाओं की छतों पर कैसे रख देंगे? तो अगर आप आंसर्स को एलिमिनेट भी करते हो तो भी आप अपने राइट आंसर के पास पहुंच जाइएगा, ऑप्शन नंबर ए के पास। और अगर जिसने ए टिक किया है उसने बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट आंसर टिक किया है। कांग्रेचुलेशंस, आपने अपने 1 नंबर सही कर लिए। कृषि के साथ लोग और कौन सा कार्य करते थे? कृषि के साथ लोग कौन सा कार्य करते थे? पशुपालन। बिल्कुल। केवल शिकार नहीं, केवल व्यापार नहीं, केवल युद्ध नहीं। यहाँ पे ए के साथ जाइए। कृषि के साथ पशुपालन किया जाता था और इसमें किसानी यानी कि खेती में भी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाते थे। पहले लोग बैल वगैरह रखते थे तो जो खेत में जोताई वगैरह का कार्य होता था, जोत वगैरह का कार्य होता था, वो बैल के द्वारा भी हो जाता था। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो पशुपालन के साथ ही होती थी। जैसे लोग अगर पशुओं को रखते थे तो उनके जो मल मूत्र हैं उन्हें खेतों में डाल करके खाद भी बनाते थे। तो ये भी बहुत सारी चीजें हैं जो उनको हेल्प करते थे। वो गाय अगर रखते थे तो वो उसका दूध वगैरह भी बेचते थे। तो ये सारी चीजें हैं, वो साथ में पशुपालन किया करते थे। भोजन संग्रह करने वाले लोगों को क्या कहते हैं? जो भोजन को संग्रह करते थे उन्हें हम क्या कहते थे? क्या वो शिकारी थे? नहीं, सॉरी, व्यापारी थे। नहीं, व्यापारी तो व्यापार करते थे। शिकारी और संग्रह करते थे, बिल्कुल थे। किसान और सैनिक नहीं थे। तो ए के साथ अगर आप जाते हैं तो आप अपने आंसर को डेफिनेटली सही करके आते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला हमारा क्या कहता है कि प्रारंभिक मानव आग का उपयोग किस लिए करता था? तो जो
प्रारंभिक मानव है वो आग का उपयोग क्यों करते थे? भोजन पकाने और जंगली जानवरों से बचने के लिए, बिल्कुल। बिजली बनाने के लिए नहीं, मशीन चलाने के लिए, वाहन चलाने के लिए नहीं भाई। यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ जाएंगे हैं हम, और ऑप्शन ए के साथ अगर हम जाते हैं तो हमारा आंसर सही हो जाएगा और हम अपने 1 नंबर बिल्कुल सही करके आएंगे। अब बिजली बनाने के लिए प्रारंभिक मानव थोड़ी ना आग का इस्तेमाल करते थे, वो बचने के लिए करते थे, अपने भोजन को पकाने के लिए करते थे, जंगली जानवरों से बचने के लिए करते थे। क्लियर? नवपाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? एंड अभी अभी मैंने इसे बताया है। ऊपर एक क्वेश्चन था जिसमें इस लाइन को रिपीट किया गया है और मैं देखती हूँ कि आपका कितना सही होता है। आंसर तो ए है, आपको पता चल गया। अब आप सच में बताइए कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर सही किया या गलत किया। अब आपकी ईमानदारी, अब देखती हूँ मैं कमेंट बॉक्स में कि आप कितने ईमानदार हैं। प्रारंभिक किसान प्रायः कहाँ बसते थे? प्रारंभिक किसान मुख्य रूप से कहाँ बसते थे? वो नदियों और जल स्रोतों के पास, हाँ बिल्कुल, रेगिस्तान में, पर्वतों की चोटी पर और समुद्र के बीच में। अब इन तीनों ऑप्शंस को तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि अगर चोटियों पर कैसे कोई बस सकता है और समुद्र के बीच में कैसे बसा जा सकता है? तो वो बसते थे ए, यानी कि नदियों और जल स्रोतों के पास में बसते थे। तो आप अगर ए टिक किए हैं तो बिल्कुल कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने अपना आंसर बिल्कुल सही कर लिया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है कि प्रारंभिक लोग, अच्छा इसका आंसर दिख गया, प्रारंभिक लोगों ने पशुओं को पालतू क्यों बनाया? आंसर नंबर बी है, यानी कि दूध, मांस, सुरक्षा और खेती की सहायता के लिए। तो अगर आप बी के साथ जा रहे हो तो डेफिनेटली आपने अपना आंसर सही कर लिया है। नवपाषाण काल के लोग किस प्रकार के घर बनाते थे? कैसा घर बनाते थे? घास, लकड़ी, मिट्टी के घर बनाते थे। अब वहां पे लोहे के घर तो नहीं बनाएंगे, पत्थरों का घर भी नहीं होगा, सीमेंट का भी घर नहीं बना पाते थे, क्योंकि सीमेंट तो था ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं था कि सीमेंट कैसे आएगा, सीमेंट बनेगा कैसे, सीमेंट सुरक्षा कैसे देता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर है कि कृषि शुरू होने के बाद लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन आया था? वे स्थायी रूप से बसने लगे, बिल्कुल। वे पहले से अधिक घूमने लगे, नहीं। अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आपको आंसर पता होना चाहिए। ए ऑप्शन राइट है। अगर आप इसके साथ जाते हो तो डेफिनेटली आप अपने आंसर्स को सही करके आते हो। प्रारंभिक किसान फसल काटने के लिए किसका उपयोग करता था? प्रारंभिक किसान फसल काटने के लिए किसका उपयोग करेगा? प्लास्टिक के औजारों का? नहीं। ए भाई कहाँ जा रहे हो? 25। एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 23 हमने कर लिया था, कृषि शुरू होने के बाद। ओके, 23 हो गया। 24, प्रारंभिक किसान फसल काटने के लिए किस चीज का उपयोग करेंगे? तो वो पत्थर और औजारों का उपयोग करते हैं। ट्रैक्टर एंड लोहे की मशीनें उनके पास तो थी नहीं। तो आप ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइए, और ए के साथ जो जा रहा है ना वो अपने आंसर्स को बिल्कुल सही करके आ रहे हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखा जाए। भोजन संग्रह करने वाले लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते थे? भोजन संग्रह करने वाले एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाएंगे? भोजन और पानी की तलाश में, व्यापार के लिए जाएंगे? नहीं भाई, केवल मनोरंजन के लिए नहीं और युद्ध के लिए भी नहीं। मनोरंजन के लिए लोग एक से दूसरे स्थान पर अभी जाते हैं, पहले नहीं जाया करते थे। स्थायी गांव में बसने का मुख्य कारण क्या है? कृषि और विकास, बिल्कुल सही बात है। यात्रा, समुद्री यात्रा और युद्ध नहीं, कृषि का विकास गांव में स्थायी बसने का एक प्रमुख कारण था उस समय। 27 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है एंड आप इसका आंसर करिए। प्रारंभिक मानव के औजार मुख्यतः किससे बने होते थे? तो भाई ये औजार है पत्थरों से। वो पत्थरों से इतने शार्प हथियार बनाते थे जिससे वो शिकार करते थे। भोजन संग्रह करने वाले लोग मुख्य रूप से क्या खाते थे? कंद मूल, फल, मांस, यही खाएंगे। केवल चावल, केवल दूध, केवल रोटी नहीं, वो ऑप्शन में ही नहीं था उनके पास, तो वो केवल कैसे खाएंगे? अगला है 28 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन। 28 नंबर क्वेश्चन होगा ना? एक सेकंड। हाँ 28 ही है, कोई नहीं। 28 नंबरिंग में थोड़ी गड़बड़ी हो गई है। एक सेकंड। 25 इसे हमने किया। 26 स्थायी गांव में बसने के लिए कृषि का विकास, बिल्कुल सही बात है। 27 हमने किया पत्थरों से बना, और 28 भी हमने कर लिया। अब 29 नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है। कोई बात नहीं। खेती से लोगों को बड़ा लाभ क्या हुआ था? नियमित भोजन मिलने लगा था, शिकार बढ़ गया था, जंगल बढ़ गए थे, या फिर यात्राएं बढ़ गई थी? तो जी नहीं, ऑप्शन ए के साथ आप जाइए एंड अपने आंसर्स को सही करके आइए। यहाँ पे नियमित भोजन बढ़ गया था। पशुपालन का प्रमुख लाभ क्या था? पशुपालन का प्रमुख लाभ था दूध, मछली, खेती में सहायता,
दूध, मांस, मछली ये सब उन्हें स्थायी तौर पर मिलने लगा अब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मनोरंजन, व्यापार और खेल नहीं होगा। नवपाषाण काल में लोग किस प्रकार के औजारों का उपयोग करते थे, तो घिसे और चमकीले पत्थरों के औजारों का उपयोग करते थे। ऑप्शन ए के साथ जाइएगा तो आप अपना आंसर डेफिनेटली सही करके आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं एंड मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रारंभिक किसान बीज कहाँ से प्राप्त करते थे? अब सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि बीज कहाँ से आते थे? तो पिछली फसल से ये बीज इकट्ठा करके रखते थे ना। अब कारखानों से, बाजारों से और विदेशों से तो उनके पास बीज आएगा नहीं, क्योंकि प्रारंभिक किसान जो थे उनके पास इतनी ज्यादा उद्योग थोड़ी थे, उनके पास मार्केट इतनी ज्यादा थोड़ी थी कि वो किसान मार्केट से लेकर के आए। तो वो क्या करते थे कि अपनी पिछली फसल से उस अनाज को थोड़ा सा बचा लेते थे, जो कि बीज का काम करते थे। क्लियर? नवपाषाण काल के लोग कौन सी कला जानते थे? मिट्टी के बर्तन बनाना, कंप्यूटर बनाना, जहाज बनाना या मोबाइल बनाना। अब इसको अगर आप एलिमिनेट कर दोगे तो आप अपना ए ऑप्शन सही करिए एंड इस आंसर्स को सही कर सकते, इस क्वेश्चन को सही कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन पर है कि खेती के कारण किसका विकास हुआ है? स्थायी गांव का। बिल्कुल सही है। 35 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा। प्रारंभिक मानव का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए ऑप्शन जो कि आपको दिख गया है। क्वेश्चन नंबर 36 है प्रारंभिक लोग किस प्रकार का जीवन जीते थे? घुमंत जीवन, शहरी जीवन, औद्योगिक जीवन, आधुनिक जीवन। तो ये घुमंतु थे ना, वो प्रारंभ में घूमते थे, घूम के भोजन तलाश करते थे, शिकार करते थे, क्योंकि एक जगह से उनके खाने पीने की चीजें खत्म हो जाती थी तो फिर एक जगह से वो दूसरी जगह जाते थे। क्योंकि अगर खेती नहीं करेंगे, वो एक जगह पे टिकना कब से शुरू हो गया? जब से खेती होने लगी, जब उन्हें अपने बीज से वो एक अलग खेती करने लगे, कुछ चीजों को उगाने लगे। भोजन उगाने के बाद लोगों की जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ा? जनसंख्या बढ़ने लगी। जब वो लोग एक जगह स्थायी रहने लगे तो वहां पे जनसंख्या बढ़ेगी ही। जैसे अभी हम हैं, हम क्या खेती करने के लिए, या फिर अभी देखिए जैसे आप किसान हैं, खेती करते हो तो आपकी जमीन जो है वो बहुत पहले से वो आपकी ही है। जैसे पहले आपके पिताजी ने अगर खेती की होगी तो की होगी, फिर अभी आप करोगे, आपके जो बच्चे होंगे वो करेंगे। तो क्या है, वो एक स्थायी कृषि है। हम वहां पे क्यों बसे हैं? क्योंकि हमारा घर है, हमारा खेत है, हमें वहां से भोजन मिल रहा है। वो अलग बात है कि आजकल चीजें थोड़ी अलग हो गई हैं। चलिए कोई नहीं, हम अपने टॉपिक से नहीं भटकेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 37 कर लिया था। 38 प्रारंभिक मानव ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया था? तो ये तो बहुत इजी है, तांबा को आप याद रखिए एंड तांबा आप नहीं भूलोगे, क्योंकि तांबा से क्वेश्चन आएंगे। प्रारंभिक जो जीवन है इससे एक क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाएंगे। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने कितने सीरियसनेस के साथ इस क्लासेस को फॉलो किया है एंड देखा है। नवपाषाण काल का सबसे बड़ा सामाजिक परिवर्तन क्या था? ये था स्थायी बस्तियों और गांवों का निर्माण। ए के साथ जाइए एंड अपना आंसर सही कर लीजिए। क्लियर? एंड आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, भोजन एकत्र करने से भोजन उगाने तक अध्याय का मुख्य संदेश क्या है? और ये एनसीईआरटी आपसे पूछ रही है। अगर आप लास्ट तक एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो आपने पक्का इसे पढ़ा होगा कि भोजन एकत्र करने से, जो कि चैप्टर का नाम है, भोजन एकत्र करने से भोजन उगाने तक का अध्याय का मुख्य संदेश क्या है? मानव का शिकार से पशुपालन और पशु की परिवर्तन से केवल युद्ध, केवल व्यापार, केवल इतिहास नहीं। भाई आप एक के साथ जाइए और इस आंसर को भी सही कर ले जाइए। यानी कि भोजन एकत्र करने से लेकर भोजन उगाने तक का जो हमारा चैप्टर है वो हमें ये सिखाना चाह रहा है कि जब मानव का विकास हुआ था तो उस समय भोजन हमें कहाँ से मिलता था, हम कैसे भोजन करते थे। आप जरा कल्पना कर लीजिए, आपके पास अभी बहुत सारे ऑनलाइन ऑप्शंस होते हैं जो आपका खाना घर पे लेकर चले आते हैं, पर जिस समय मानव का विकास हुआ होगा, जो प्रारंभिक समय होगा, जो अर्ली स्टेज होगा, क्या वहां पे उनके पास ये ऑप्शंस थे? उनके पास ना खाने के लिए था, ना ही रहने के लिए था, ना वो इतने विकसित हो पाए थे। वो जगह जगह घूम करके जानवरों का शिकार करते थे, कंद मूल खाते थे, फल फूल खाते थे। तो ये क्या है, हमने कैसे समझा? आप समझिए कि हम कितना कैसे कैसे विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, कैसे कैसे चीजें कितनी डेवलप होती जा रही हैं कि आज आप देख लो कि आपके पास भोजन है, आपके पास ऑप्शंस है। पर जब अर्ली स्टेजेस हुई होंगी तो उस समय मानव शिकार से, कृषि से और पशु में परिवर्तन हो रहा था। धीरे धीरे वो पशुपालन शुरू करता है, खेती किसानी शुरू करता है, फिर वो धीरे धीरे एजुकेशन की तरफ बढ़ता है, फिर वो चीजें धीरे धीरे करते करते आज हमारे पास एआई है, आज हमारे पास हर चीजें हैं, हमारे पास स्मार्टफोन्स है, लैपटॉप्स हैं, हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, ये एक चैप्टर जो है वो हमें समझिए कितना बड़ा संदेश दे रहा है। तो अगर आप ऑप्शन ए के साथ जाते हैं तो डेफिनेटली आपका आंसर सही हो जाएगा।
तो ये रहे आज के लगभग 80 क्वेश्चंस। 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2, एंड आई होप आपको ये क्लासेस पसंद आ रही होंगी। आप अपने रिस्पॉन्स कमेंट बॉक्स में दिखाइए। आप अपना इस वीडियोस को बहुत सारे लोगों तक शेयर करिए जो भी एनसीईआरटी को कंप्लीट करना चाहते हैं, जो टीआरई 4 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो KVS एनवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपी टेट जो सुपर टेट होने वाला है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कंप्लीट कराऊंगी 6 to 12 तक। जैसे आज हमने क्लास 6 के 2 चैप्टर्स कंप्लीट किए, आप इसको पढ़ लीजिए, एक बार ये वीडियोस देख लीजिए एंड जा करके एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। आपको समझ आ जाएगा कि आपको ये क्लासेस करना कितना जरूरी है। बाकी इसे शेयर करिए अपने उन दोस्तों के साथ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। मिलेंगे आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए डू सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।